नाजायज। सुबह सुबह संगीता के घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर 30-32 साल का एक लड़का हाथों में बैग लिए खड़ा था। नमस्ते, कौन चाहिए आपको? नमस्ते आंटी जी, मैं अथर्व गांव से आया हूँ इस शहर में नौकरी ढूंढने। रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। इस मोहल्ले में किराए से जगह है ऐसा मुझे पता चला। अच्छा, हमारे पड़ोस का ये घर भी खाली है। अच्छा आंटी जी, क्या मुझे इस मकान मालिक का नंबर मिल सकता है? हाँ ज़रूर। नंबर क्या, मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। वहीं सामने रहते हैं वो। लेकिन अंदर तो आओ बेटा, बड़े थके हारे से लग रहे हो। हाँ, वो रात भर सफ़र करके आया हूँ ना, और सुबह से घर ढूंढ रहा हूँ। तो इस मोहल्ले में आकर तुम्हारी घर ढूंढने की मेहनत सफल हो गई, ऐसा ही समझो। आओ पहले चाय नाश्ता करो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। वैसे भी अब तो तुम हमारे पड़ोसी हो। संगीता अथर्व को घर के अंदर बुलाती है। अथर्व का चाय नाश्ता होता है, सभी घर वालों से मुलाकात होती है। अथर्व को संगीता के पड़ोस का घर ही किराए से मिल जाता है। देखो, तुम इस शहर में नए हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हमारे घर चले आना। और हाँ, जब तक तुम्हारा सारा सामान लगाकर तुम्हारे खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता, तब तक तुम हमारे घर आकर ही खाना खाना। जी आंटी जी। दोपहर के समय अथर्व संगीता के घर खाना खाने आता है। अथर्व, वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है और परिवार में कौन कौन रहता है? जी, मैं राजस्थान के देवमाली गांव से हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा सिर्फ मेरी माँ है। अच्छा, हमारे पापा भी राजस्थान से ही थे, लेकिन 30 साल पहले वो काम के सिलसिले में मुंबई आ गए। मुंबई आकर उनकी मुलाकात माँ से हुई, फिर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद पापा हमेशा के लिए मुंबई में ही बस गए। हमारी पहचान अभी अभी हुई है, इसलिए पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमने बताया गांव में सिर्फ तुम्हारी माँ रहती है। लेकिन तुम्हारी उम्र तो 30-32 साल की लग रही है। मतलब अभी तक तुम्हारा घर नहीं बसा? अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? देखो, मेरा बेटा आशीष तुमसे भी छोटा है, पर उसकी तो शादी भी हो गई और अब उसकी एक गुड़िया भी है। माँ, माना कि अथर्व के साथ हमारी अभी पहचान हुई है, लेकिन फिर भी ये उसका निजी मामला है। आपको उसे ऐसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछने चाहिए, उसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं, आंटी जी से मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी पहचान आज हुई है। आते ही उन्होंने मेरी कितनी खातिरदारी की। किसी अनजान के लिए कोई इतना नहीं करता। और रही बात मेरी शादी की, तो आंटी जी ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मैं कभी आपको फुर्सत से सुनाऊंगा। संगीता के घर खाना खाने के बाद अथर्व अपने घर जाने लगता है। आंगन तक आकर अथर्व फिर पीछे मुड़कर संगीता के घर को गुस्से से देखता है और खुद से कहता है, मैं 32 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि कोई बाप मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता। मेरी बूढ़ी माँ गांव में गरीबी में अपना जीवन काट रही है। कई साल हो गए, लेकिन फिर भी आज तक मेरी माँ सारे गांव वालों के ताने सुनती है। इन सब की वजह आप लोग हो, और मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं बल्कि आप सबसे बदला लेने आया हूँ। अथर्व का संगीता के घर लगातार आना जाना बढ़ता रहा। संगीता के साथ साथ अब पूरे घर वालों को अथर्व अपना सा लगने लगा था। कुछ ही दिनों में आशीष और अथर्व की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आशीष ने अपनी कंपनी में अथर्व को नौकरी भी दिलाई थी। संगीता और उसके घर वालों का अथर्व के साथ बर्ताव बड़ा ही अच्छा था, लेकिन फिर भी अथर्व के मन में जो बदले की आग थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बदले की भावना से अथर्व मुंबई आया था, नौकरी तो बस बहाना था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आशीष गुस्से में घर आता है। क्या हुआ आशीष, तुम बड़े गुस्से में लग रहे हो? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं बेटा, रोए हो क्या? रोना तो आएगा ना माँ। जिस प्रोजेक्ट पर मैं पिछले 2 महीनों से काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से दूसरी कंपनी को मिल गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से छूटा, उस वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। हमारी ऑफिस की गोपनीय जानकारी सिर्फ ऑफिस के लोगों को और घर वालों को पता होती है। ऑफिस में भी हम सबको नहीं बताते, जो पुराने और विश्वासु हैं उनको ही। इसके बावजूद ऐसा होना, ये सच में चिंता करने वाली बात है। क्या आपने ऑफिस में किसी को अभी अभी नौकरी पर रखा है? नहीं, हमारे सभी पुराने एम्प्लॉई हैं। बस हमारी कंपनी में अभी अभी अथर्व ने ज्वाइन किया है। आशीष, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब मैंने किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे पगला गए हो क्या अथर्व? तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे कि आशीष को तुम पर शक हो सकता है? पिछले 6 महीनों से तुम्हारा हमारे यहाँ आना जाना है। अब तो तुम सिर्फ पड़ोस में रहते नहीं हो, तुम घर के ही हो। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं खुद सदमे में हूँ।
जो फाइल हमने इतनी संभल कर रखी थी वो वहाँ से गायब होकर हमारे कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई? सब मेरी गलती है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। अरे अथर्व, तुम खुद को दोष मत दो। ऐसे नुकसान कंपनी में होते रहते हैं, हमें आदत है इन सब की। लेकिन इस बार नुकसान काफ़ी बड़ा हुआ, ये बात तो है ही। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं ही करूँगा, ऐसा कई बार मैंने मीडिया के सामने कहा है। और जब आज ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो ये बात मीडिया तक पहुँच गई। मैं ऑफिस से बाहर निकला नहीं कि मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया था, 100 तरह के सवाल पूछ रहे थे। जैसे तैसे निकला हूँ मैं वहाँ से। खैर, जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। कल से फिर अच्छे से मेहनत करना। एक प्रोजेक्ट चला गया तो क्या ही होगा, इसके जैसे आपको 100 प्रोजेक्ट मिलेंगे। बड़े ज़िद्दी लोग हो आप। आपकी आंखों में आंसू देखने के लिए इतना बड़ा कांड किया, कई दिनों से प्लान बना रहा हूँ, लॉकर की चाबी चुराई, आपकी फाइल आपके कंपनी से मिस्टर शाह की कंपनी तक पहुँचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, और इतना सब करने के बावजूद भी आप लोग पल भर में हंसने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू होगा। आज आपके हाथ से एक प्रोजेक्ट गया है, कल 2, परसों 3, ऐसा करते करते एक दिन आपके हाथों से ये कंपनी चली जाएगी। और वो दिन मेरा होगा, सिर्फ मेरा। जब तक आप सबकी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा, मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। ये आशीष पैसों से तो अमीर है ही, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा रिश्तों से अमीर है। अगर इसके बिजनेस को मिट्टी में मिलाना होगा तो शुरुआत इस परिवार में जो प्यार है उस प्यार को मिटाने से करनी होगी। हॉल में खड़े रहकर अथर्व कई देर तक खुद से ही बड़बड़ाता रहा। उसे धक्का देते हुए संगीता कहती है, क्या हुआ अथर्व, क्या सोच रहे हो? अब वो प्रोजेक्ट। हे भगवान, तुम अभी तक प्रोजेक्ट पर ही अटके हुए हो। आज कंपनी में जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ उसे। आओ, बहू ने गर्मा गर्म खाना बनाया है, उसे खा लेते हैं। पड़ोसी बनकर आए हुए अथर्व ने पहले सबका विश्वास जीता, पहले घर में और घर से बिजनेस तक पहुंच गया। आशीष और उसके परिवार वालों को बर्बाद करना ये ठान कर आए हुए अथर्व ने आशीष की कंपनी में बड़ा नुकसान करके उसके बदले की तरफ एक कदम बढ़ाया था। लेकिन अब बस कंपनी ही नहीं, अथर्व आशीष के परिवार में जो प्यार है वो प्यार भी ख़त्म करना चाहता था। कुछ दिनों बाद, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे अपने मायके जाना है 2 दिन। आशीष जी, आप भी मेरे साथ चलो ना, शायद वहाँ आपकी भी ज़रूरत पड़ जाए। कैसी बात कर रही हो आरती? अभी अभी कंपनी में इतना बड़ा नुकसान हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मेरा थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होने से हमारी कंपनी को और ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़े। इस बार तुम अकेली चली जाओ प्लीज़। आशीष जी, मैं अकेली कैसे जाऊँ? भाभी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ आपके मायके। हाँ, एक काम करो आरती, तुम अथर्व के साथ ही चली जाओ। आरती अथर्व के साथ अपने मायके चली जाती है। घर वालों के खिलाफ आरती को भड़काने के लिए अथर्व के पास अच्छा खासा मौका चल कर आया था। अथर्व, थैंक यू मेरे साथ आने के लिए, नहीं तो पता नहीं मैं अकेले सब कैसे मैनेज करती। अरे भाभी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और वैसे भी आप तो मेरी बहन जैसी हो। लेकिन मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरे लिए बुरा क्यों? मतलब आप सब घर वालों के लिए कितना कुछ करती हो, कभी भी किसी को भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहती, और आज एक दिन आपको माँ के लिए आशीष की ज़रूरत पड़ गई तो उसने आपको मुंह पर मना कर दिया। हाँ, वो बिज़नेस की वजह से। देखो, बुरा मत मानना भाभी, लेकिन बिज़नेस का तो सिर्फ बहाना है। अभी कुछ दिन पहले आशीष आंटी जी के साथ गांव चला गया था, तब उसे बिज़नेस का ख्याल नहीं आया। लेकिन अब जब आपकी माँ की बात आ गई तो आशीष काम के 17 बहाने लेकर बैठ गया। जिसकी बीवी आपके जैसी हो वह आदमी बीवी के काम के लिए मना कैसे कर सकता है? मेरी तो समझ के बाहर है। कभी कभी तो लगता है कि आपकी शादी को 3 साल हो गया, आपने आशीष को उसके फैमिली के साथ इतनी अच्छी तरह अपना लिया, लेकिन आशीष आज भी आपकी फैमिली को अपना नहीं मानता। अथर्व बोले ही जा रहा था। वो हर एक बात आरती के सामने इस तरह से रख रहा था कि अब अथर्व की बातों पर आरती को भी यकीन होने लगा था। कुछ दिनों बाद, आरती, आज मेरी सहेलियाँ आने वाली है। हमारी नौकरानी कमलाबाई भी बीमार है, तो आज मेरी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता सब कुछ तुम्हें ही बनाना होगा। हाँ हाँ माँ जी, बना दूंगी। आपके आगे पीछे करना, आपका हर हुक्म झेलना, यही तो काम है ना मेरा। आप लोगों ने मुझ में और कमलाबाई में अंतर ही क्या रखा है? बहू, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आज मैंने तुमको काम क्या बताया, तुम्हें इतना बुरा लग गया? क्यों? वैसे ये सारे काम तो तुम हमेशा से करती आई हो। वही तो गलती हुई ना मेरी। इस घर में कभी मैंने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाया, इसलिए आपको मेरी कीमत नहीं है।
मैं यहाँ सबके आगे पीछे करती हूँ, और इनको एक दिन मेरे मायके आने के लिए कहा, उतना भी उनसे नहीं हुआ, और आपने भी कुछ नहीं कहा। अरे क्यों बातों का बतंगड़ बना रही हो बहू? शादी करके इस घर में आई तब तुम्हें आता ही क्या था? सब कुछ मैंने तो सिखाया तुम्हें। आरती और संगीता की बहस अब झगड़े तक पहुंच गई थी। दोनों का आवाज़ इतना बढ़ रहा था कि घर के सामने मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो गई थी। आशीष भी आरती और संगीता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी का नहीं सुनती। तभी वहाँ अथर्व आता है। जो नज़ारा देखने के लिए अथर्व ने आरती को घर वालों के खिलाफ भड़काया था, आज सास बहू को झगड़ते हुए देख उसे बड़ा ही सुकून महसूस हो रहा था। अब सबको दिखाने के लिए अथर्व ऊपर ऊपर से आरती और संगीता को समझाने की कोशिश करता है। अरे भाभी, आंटी जी, आप दोनों क्यों झगड़ रही हो? देखो मोहल्ले वाले जमा हो गए हैं। आंटी जी, भाभी छोटी हैं, गलती हो गई होगी, माफ़ कर दो उन्हें। और भाभी, बड़ों से बहस करना अच्छी बात नहीं है। जाओ, आप अंदर जाओ अभी। अथर्व आरती को कमरे में जाने के लिए कहता है। उसके पीछे पीछे आशीष भी उसे मनाने चला जाता है। बनती बात देखकर अथर्व संगीता के कान भरने लगता है। आंटी जी, आजकल ना सभी जगह बहू का ही राज चलता है। इस बहू के मोह माया से आपका घर थोड़ी ना बचने वाला है। मतलब जब तक भाभी नई नई थी तब तक बात ठीक थी, भाभी आपकी बात सुनती थी। लेकिन अब भाभी ने भैया को अपने पल्लू से बांध लिया है। आपने देखा नहीं, आप दोनों का झगड़ा हुआ, लेकिन भैया कैसे भाभी को मनाने चले गए। अब इस घर में आपको रोज़ी कपड़ा मिल रहा है ना, वही मेहरबानी है, क्योंकि भैया को, घर को भाभी ने अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, मुझे ना सच में आपके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। अथर्व संगीता के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आजकल जिस घर में शांति सुख समाधान रहता था, उस घर में जब देखो तब झगड़ा होने लगा था। कोई किसी से प्यार नहीं करता था। घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया था। काम का प्रेशर, घर में होने वाले झगड़े, इस वजह से आशीष भी बेचैन रहने लगा था। आशीष की इस बेचैनी का फ़ायदा लेकर अथर्व ने आशीष को नशे की लत लगवाई थी। कुछ दिनों बाद आशीष की बहन रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटती है। रिया अथर्व को देखकर कहती है, इतने साल हो गए लेकिन हमारे घर में कुछ भी नहीं बदला। लेकिन ये लड़का कौन है? घर के कामों के लिए नया नौकर रखा है क्या दादा? रिया, ज़रा तमीज़ से। यह अथर्व है, हमारी कंपनी में काम करता है, लेकिन मेरे दोस्त या बड़े भाई से कम नहीं है। सॉरी अथर्व दादा, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके रिया। रिया के बच्चे, कुछ दिन और फिर तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। आई बड़ी मुझे नौकर कहने वाली। सबको एक दूसरे के बारे में भड़काकर अथर्व ने संगीता के घर का माहौल पूरा खराब कर दिया था। लेकिन रिया के घर आने से घर में जो झगड़े हो रहे थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि रिया काफ़ी दिनों बाद घर आई थी। अब अथर्व को डर लगने लगा था कि जो कंपनी, परिवार, नाम मिट्टी में मिलाने के लिए वो कई दिन से मेहनत कर रहा है, रिया के आने की वजह से वो मेहनत पानी में ना चली जाए। इसलिए अथर्व अब नई चाल चलता है, ऐसी कि जिस वजह से संगीता का पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। संतोष, तुम्हें तुम्हारे काम के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, बस तुम्हें काम एकदम अच्छे से करना होगा। अरे तू यार है अपना, बस एक काम बोल। पैसा क्या, मैं तुझसे पार्टी ले लूँगा। काम बहुत सिंपल है। देख, तू दिखने में स्मार्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। ये रही लड़की की तस्वीर, रिया नाम है इसका। पहले तो तुझे इससे मिलना होगा, फिर दोस्ती और फिर बदनामी। और बदनामी भी ऐसी वैसी नहीं, इस लड़की की और इसके परिवार वालों की ऐसी बदनामी कि पूरे मोहल्ले वाले ने थू थू करे। डोंट वरी भाई, इस लड़की की इतनी बदनामी करूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद जब संतोष रिया के करीब जाने लगा था, तब अथर्व को कहीं तो लग रहा था कि वो गलत कर रहा है। एक दिन रात को अथर्व के कानों में बस जितने प्यार से रिया उसे दादा बोलती है वही आवाज़ सुनाई देती रही। उसकी आंखों के सामने संगीता का उसे प्यार से बेटा कहना, प्यार से खाना खिलाना आ गया। आशीष की और उसकी दोस्ती आ गई। पिछले 7-8 महीने से जितना प्यार और इज्जत संगीता के घर में अथर्व को मिली थी, उतना प्यार उसे पूरी उम्र में उसे कहीं नहीं मिला था। अगले दिन सुबह रिया अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल जाती है। अथर्व भी उसके पीछे जाता है। संतोष 2-4 आवारा लड़कों को एक गाड़ी में लेकर आता है। उन आवारा लड़कों को देखकर रिया डर जाती है और संतोष के साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन संतोष और उसके दोस्त रिया पर जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ अथर्व आता है। अथर्व रिया को उन लड़कों से बचाकर घर ले आता है। घर आते ही रिया अपने घर वालों को पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे उन आवारा लड़कों से अथर्व ने उसे बचाया है। थैंक यू यार अथर्व, मैं तुम्हें हमेशा भाई कहता रहा और आज तुमने भाई होने का फ़र्ज़ भी निभाया। अगर आज तुम रिया की मदद नहीं करते तो पता नहीं वो लड़के रिया के साथ क्या क्या। सच में बेटा अथर्व, जो तुमने आज हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे।
उनकी बातें सुनकर अथर्व की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते अथर्व सबको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। मत कीजिए मेरी तारीफ, मैं नहीं हूँ इस तारीफ के काबिल। मैं तो इस शहर में आप लोगों को बर्बाद करने आया था। मैंने कंपनी में नुकसान करवाया, भाभी को आंटी जी के खिलाफ भड़काया, घर में झगड़े लगवाए, आशीष को नशे की लत लगवाई और आज रिया के पीछे उन लड़कों को भी मैंने ही लगवाया था। रिया के साथ गलत करने के लिए उन लड़कों को तुमने कहा था, तो फिर रिया को बचाया क्यों? क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। रिया सिर्फ मुझे दादा कहती है, इसलिए वो मेरी बहन नहीं है। असलियत में मैं उसका दादा हूँ। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इस घर में तुम हमारा बदला लेने आए, क्यों? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तुम लोगों ने नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा ने, मतलब मेरे पापा ने मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बिगाड़ कर रखी है। राजस्थान में पापा और माँ एक दूसरे को पसंद करते थे। पापा ने माँ को शादी का वादा भी किया था, लेकिन उसके बाद पापा मुंबई आ गए और उन्होंने संगीता आंटी से शादी कर ली। तब माँ के पेट में मैं पल रहा था। उस दिन के बाद से मेरी माँ की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से माँ ने मुझे बड़ा किया। गांव वालों ने मेरी माँ को गालियाँ दी। पापा की गलतियों की सज़ा मैं अभी भी भुगत रहा हूँ। मेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन कोई बाप मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। मेरी ज़िंदगी के 32 साल निकल गए, लेकिन अभी भी लोग मुझे नाजायज़ बुलाते हैं। पापा तो संगीता आंटी के साथ शादी करके यहाँ खुशी से रह रहे थे, लेकिन मेरी माँ वहाँ हर दिन मुश्किल में काट रही थी। मेरी माँ के आंसुओं का बदला लेने में यहाँ आया था। मैं आप लोगों का नाम, कंपनी, प्रॉपर्टी सब कुछ मिट्टी में मिलाना चाहता था। मैंने वैसी कोशिश भी की, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी नफ़रत प्यार में बदल गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब अपनेपन का दिखावा करते करते आप लोग मुझे अपने लगने लगे। फिर ऐसा लगा कि जिस आदमी ने मेरे साथ, मेरी माँ के साथ गलत किया है, वो आदमी तो चला गया। आप लोग तो उसकी गलतियों के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। फिर आप लोगों को क्यों तकलीफ़ देना? इसलिए आज मैं रिया को बचाने चला गया। हे भगवान, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो भी यही करता। सच में इन्होंने तुम्हारी माँ की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और साथ ही तुम्हारी भी। ये तो चले गए, लेकिन इनसे जो गलती हुई है वो मैं सुधारूंगी। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। मैं दिलाऊंगी तुम्हें इनका नाम, तुम्हारे हक की प्रॉपर्टी और तुम्हारे माँ को उनकी सही इज्जत।